नमस्कार। कोरोना स्टोरीज के 9वें अंक को लेकर के हम हाजिर हैं और आप देख रहे हैं झरोखा चैनल। तो इस बार हम विभिन्न क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे हमने बातचीत की है कि वे लॉकडाउन के दिनों में क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं और कौन सा रचनात्मक काम कर रहे हैं। तो आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि आज हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं और किन से मिलाने वाले हैं। सबसे पहले हम झरोखा कहानी के अंतर्गत पुण्य कहाँ मिलता है यह कहानी आपको सुनाएंगे और फिर जिन लोगों से आज मुलाकात कराएंगे उनके नाम मैं आपको बता दूं। डॉक्टर जीजी सक्सेना IAS, श्री जगदीश जटिया IAS, डॉक्टर सुधीर सक्सेना, श्री विनय दुबे, श्री लीलाधर मंडलोई, श्री रामेश्वर नीखरा, श्री शकील खान और श्री संजय सहाय। इन शख्सियतों से हमारी बातचीत हुई है और वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आयुर्वेदिक रेसिपी आपको बताने वाले हैं और आखिर में श्री रूपेंद्र पटेल की एक कविता के साथ हमारा आज का यह एपिसोड पूरा होगा। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कोरोना कहानी, पुण्य कहाँ मिलता है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। वो बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे, विद्वान थे और उनका जो प्रताप है, उनके जो प्रभाव है वो बहुत बड़े भूभाग पर आज भी बना हुआ है। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि त्रिवेणी में चलकर के स्नान किया जाए और वहाँ का जल लेकर के रामेश्वरम में जाकर वहाँ उस जल से अभिषेक किया जाए। उनके इस विचार को सुन करके जो उनके और साथी संत थे, साधु थे, महात्मा थे, शिष्य थे, अनुयायी थे, ऐसे भी कई लोग उनके साथ हो गए। उन्होंने भी त्रिवेणी में स्नान करने का और वहाँ के जल से रामेश्वरम में अभिषेक करने का निर्णय किया। वे सभी लोग जो है वो प्रयागराज गए और वहाँ उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया। वहाँ पर वहाँ का पवित्र जल उन्होंने जो है अपने जल पात्र में रखा और वहाँ से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। पैदल ही रवाना हुए और पैदल ही गए थे। एक लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। जब वे रामेश्वरम की ओर जाते हुए और लगभग रामेश्वरम पहुंचने के लिए उनको 3 या 4 मील की दूरी ही बची, तभी रास्ते में एक चांडाल व्यक्ति मिला जो कि बहुत प्यासा था, प्यास के कारण तड़फ रहा था और कोई उसे पानी दे नहीं रहा था क्योंकि उसे अछूत मान करके कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था। वह किसी जल स्रोत से पानी भी नहीं ले सकता था। उसने इन संतों के हाथों में जल से भरे हुए पात्रों को देखा तो उसके मन में बड़ी उम्मीद जागी कि इनसे तो पानी मिल ही जाएगा। उसने एकनाथ जी के साथ चलने वाले साधु संतों से पानी मांगा कि उसके प्राण बचाने के लिए पानी दीजिए, पर किसी ने भी पानी नहीं दिया क्योंकि उनका कहना था कि हम इतनी दूर से त्रिवेणी से ये जल लेकर जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य रामेश्वरम में अभिषेक करके पुण्य कमाने का है, हम तुम्हें कैसे ये पानी पिला दें। लेकिन एकनाथ जी ने तुरंत ही अपना जलपात्र उसे दे दिया। उस चांडाल ने उस जलपात्र से जल पिया और
उसको तृप्ति मिली, उसके प्राण जो छटपटा रहे थे, शरीर जो उसका तड़फ रहा था, उसे शांति मिली और वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने जो है एकनाथ जी के हाथ जोड़े और कहा, आप बड़े दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, आपने बहुत कृपा की है और आपने मुझे जल दे करके मेरे प्राण बचाए। उनके साधुओं ने कहा कि एकनाथ जी, आपने अपना जल पात्र तो उस चांडाल को दे दिया, अब आप रामेश्वरम में जाकर के जलाभिषेक कैसे करेंगे, आपको पुण्य कैसे मिलेगा? एकनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने जलाभिषेक भी कर लिया है और अपना पुण्य भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि एक प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो मैंने अपना पुण्य कर्म कर लिया है, अब मुझे रामेश्वरम जाने की आवश्यकता नहीं है। और वे वहां से लौट पड़े। तो आइए हम आज इस बात पर विचार करते हैं कि हमारा पुण्य कहाँ है। एकनाथ जी का पुण्य तो उस चांडाल को जल पिलाने में वहाँ मौजूद था। हमारा आज की परिस्थितियों में पुण्य कहाँ है? काबा या कैलाश में, अयोध्या में या मक्का में, या फिर अपने घर के सामने वाली झोपड़ी में किसी बिलखते हुए बच्चे के सामने, किसी भूख से व्याकुल स्त्री के पास, या किसी भूखे व्यक्ति के पास। चलिए हम भी अपना अपना पुण्य खोजते हैं। मुझे आशा है कि आपने जरूर अपना पुण्य खोज लिया होगा। तो चलिए पुण्य की खोज के बाद अब हम करते हैं मुलाकात। सबसे पहली मुलाकात हम आपसे कराते हैं डॉक्टर जीजी सक्सेना जी से। ये सेवानिवृत्त IAS हैं और दूसरे श्री जगदीश जटिया ये सेवारत IAS हैं, मंडला में कलेक्टर हैं। तो ऐसे दो लोगों से हम आपकी सबसे पहले मुलाकात करा रहे हैं। डॉक्टर जीजी सक्सेना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वो दिल्ली के पर्यटन सचिव के पद पर रहे हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। बाद में जबलपुर स्मार्ट सिटी में भी वो एक आध साल के लिए पर्यटन सलाहकार के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं जबलपुर में भी दी थी। और इस समय कई सरकारों के पर्यटन सलाहकार हैं, खास तौर पर अंडमान निकोबार वगैरह के तो हैं ही, और कई कंपनियों के भी हैं। वो एक YouTube चैनल भी चलाते हैं जिसका शीर्षक है IAS ज्ञान बाई डॉक्टर GGS। इसमें जो लोग IAS करना चाहते हैं, IAS की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को आवश्यक सूचनाएं इस चैनल पर मिलती हैं। तो हमने उनसे बात की है और डॉक्टर जीजी सक्सेना ने बताया कि लॉकडाउन से बहुत से फायदे हुए हैं। खास तौर पर पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ प्रदूषण बहुत हो चुका था, जहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ थी, ध्वनि प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, वहाँ प्रदूषण एकदम मिट गया है, वातावरण स्वच्छ हो गया है। जिंदगी की रफ्तार और भागम भाग से मुक्ति मिली है, सोचने का मौका मिला है। इन दिनों वे बुद्ध की जन्मभूमि पर पर्यटन का एक पुस्तक प्लान बन रहा है। तो उसका एक चैप्टर डॉक्टर जीजी सक्सेना साहब को भी लिखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है और उन्होंने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। नेपाल का कानून पढ़ा है, वहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई हैं और उस काम में वो मुब्तला हैं। डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि शाम को अब उनका पूरा परिवार एक साथ जमा होता है। पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया क्योंकि सब लोग कामकाजी हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, बड़ी भागम भाग है। परंतु
लॉकडाउन ने एक अच्छा काम ये किया कि परिवारों को मिला दिया। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। वे कहते हैं कि अब हम लोग घर पर ही पिकनिक मनाते हैं, अंत्याक्षरी खेलते हैं, बालकनी की चौड़ी वाली जगह पर खाना खाते हैं, दमसराज खेलते हैं, और यह अपने को री इन्वेंट करने का समय है, अपनी पुनर्खोज का वक्त मानते हैं वो। आईएएस असल में दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने को मुल्क का मालिक समझकर एक खास तरह की प्रजाति के प्राणी हो जाते हैं। वे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करते हैं। उनके बारे में यही पता चलता है, अगर कभी पूछा जाए तो मालूम पड़ेगा साहब आराम कर रहे हैं, साहब नाश्ता कर रहे हैं, साहब बैडमिंटन खेल रहे हैं। साहब कभी जनता के लिए उपलब्ध हैं या नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल से पता चलता है। ये कहना है डॉक्टर सक्सेना का। और दूसरे आईएएस वो होते हैं जो देश को बनाते हैं, रात दिन काम पर जुटे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्याओं को समझते हैं, मिलने पर मनुष्य लगते हैं, रोबोट नहीं, मशीन नहीं। लोगों से अपरिचित बने रहने का ढोंग भी ऐसे लोग नहीं करते। तो ये आईएएस की दो प्रजातियां कैसी होती हैं वो सक्सेना जी ने हमारे साथ मिल करके यह रहस्य खोला है। धन्यवाद डॉक्टर जी सक्सेना जी। आप तो निखालिस मनुष्य ही रहे जीवन भर। मैं आपको जानता हूँ, आपसे मेरी गहरी मुलाकातें और दोस्ती है। मनुष्य है, मनुष्यता के प्रति आपकी संवेदनशीलता को हम प्रणाम करते हैं। और चलिए, अब डॉक्टर जी सक्सेना ने आईएएस की जो दूसरी प्रजाति बताई है, जो मनुष्यों से मिल करके उनकी संवेदनाओं से जुड़ करके काम करते हैं, ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। उनका नाम है श्री जगदीश जटिया, आईएएस, और इस समय वो मंडला कलेक्टर हैं। तो हमने जब उनसे टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई हैं, पर पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं। वे बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, कविताएं लिखते हैं और बहुत साहस के साथ कविताएं लिखते हैं, अपनी बातें कहते हैं, कलाओं से प्रेम करते हैं, अपने अंदर के मनुष्य को जिंदा बनाए रखे हुए हैं आज तक। अफसरियत ने उनकी मनुष्यता का गला अभी तक तो नहीं घोंटा है। उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया कि इन दिनों वे रचनात्मक काम तो कोई कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारियां बहुत सारी आ गई हैं। कविताएं लिखना ताक पर रख दिया है उन्होंने, और उससे भी ज़्यादा रचनात्मक क्रियाकलापों में वो लग गए हैं, क्योंकि मंडला ज़िले को उन्होंने अपने प्रयासों से ग्रीन जोन में बनाए रखा है। वहाँ पर कोरोना से संबंधित जो संकट है उसका सामना किसी भीषणता के साथ करने का अवसर समाज के सामने, लोगों के सामने नहीं आया है। हाँ, परेशानियाँ आई हैं, विपत्तियाँ आई हैं, और वहाँ पर सारी वो प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की है, मास्क लगाने की है, घरों में कैद रहने की हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ काम पर लगे हैं, अकेले नहीं, टीम को श्रेय देते हैं वो। उन्होंने कहा, मजदूरों की तकलीफ़ों से मैं रूबरू हो रहा हूँ, उनको भोजन का इंतज़ाम कर रहा हूँ, उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करके सेल्फ क्वारंटाइन के लिए भी काम कर रहे हैं। जो मजदूर बाहर है मंडला ज़िले के, उन्हें मंडला ला रहे हैं। जो मंडला में बाहर के फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ भिजवा रहे हैं। तो इस तरह के लगातार कामों में सुबह से लेकर के आधी रात तक जटिया जी लगे रहते हैं। वे बताते हैं कि मैं अपने साथियों का उत्साह वर्धन करता हूँ। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं और उन्हें दूर दूर से देखते हैं। मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ और समझाता हूँ
और बाद में मालूम पड़ता है कि वो साधारण सर्दी जुकाम है, कोरोना जैसा भीषण वायरस का प्रकोप नहीं। इन दिनों हैरत करने वाली बात बहुत सी जटिया जी देख रहे हैं। जो लोग काम करने बाहर गए हुए हैं वे हैदराबाद से मंडला पैदल चले आ रहे हैं, साइकिलों पर लौट रहे हैं। कितनी जीवटता है उनमें, उस जीवटता का आदर होना चाहिए। इसी के दम पर हम हर मुसीबत से जीत जाते हैं, ये कहना है जटिया जी का। वाह जटिया जी, आपके विचारों को सलाम, आपकी मनुष्यता को प्रणाम। आप जैसे अफसरों की ताकत से ही सरकारों का नाम रोशन होता है। हमारी अगली मुलाकात होगी कवि डॉक्टर सुधीर सक्सेना से, राजनेता श्री विनय दुबे से और भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक श्री लीलाधर मंडलोई से। लेकिन उसके पहले हम आपको एक आयुर्वेदिक रेसिपी से परिचित कराते हैं। और आज की जो आयुर्वेदिक रेसिपी है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह है धनिए का शरबत बनाने की विधि। गर्मी के दिन है, शरबत की आवश्यकता होती है, लेकिन आयुर्वेदिक रूप से जो शरबत बनाते हैं वो स्वाद तो देता ही है, वह स्वास्थ्य भी देता है। और ये भाव प्रकाश निघंटू नाम के ग्रंथ के आधार पर हमने ये रेसिपी खोजी है आपके लिए। तो सुनिए, सबसे पहले खड़े धने को सिल पर पीस कर छान लीजिए। फिर आवश्यकता अनुसार चीनी का शरबत इसमें मिला लीजिए। कपूर की कुछ मात्रा भी मिला देने से सुगंध आ जाएगी। फिर इसे मिट्टी के पात्र में रख दीजिए और मिट्टी के पात्र में कुछ देर रखे रहने के बाद आप इसे पी सकते हैं, अपने मेहमानों को पिला सकते हैं। हालांकि मेहमान इन दिनों आ नहीं रहे होंगे, पर घर में जो भी आपके प्रियजन हैं आप उनको इसका आस्वाद करा सकते हैं। इसका गुण है पित्त को पूर्णतः नष्ट कर देता है, पित्त नहीं बनने देता। जबकि गर्मियों में जरा पित्त शांत नहीं रहते और वो उभरते रहते हैं, तो ये शांत करता है। रेसिपी एक बार और सुन लीजिए। धनिए का शरबत बनाने की विधि। सबसे पहले खड़े धने को सिल पर पीस कर छान लीजिए। फिर आवश्यकता अनुसार चीनी का शरबत जो पहले से बना हुआ रखा होगा आपके पास, इसमें मिला दीजिए। कपूर की बिल्कुल जरा सी मात्रा, एक रवा मात्र जो है इसमें मिला दीजिए ताकि थोड़ा उसका फ्लेवर आ जाए। और फिर उसको मिट्टी के पात्र में कुछ देर के लिए रख दीजिए। मिट्टी के पात्र में रखे रहने के बाद फिर इसे सर्व कीजिए। तो यह धनिए का शरबत आपको पित्त शांत करने में मदद देगा, स्वाद देगा, गर्मी आपकी भीषणता को गर्मी की रोकेगा। तो ये था आयुर्वेदिक रेसिपी वाला हिस्सा। और चलिए अब हम मुलाकात कराते हैं आपकी डॉक्टर सुधीर सक्सेना से। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, डॉक्टर सुधीर सक्सेना प्रमुख रूप से पत्रकार हैं और समकालीन कविता में अपनी खास प्रतिष्ठा रखते हैं। दुनिया इन दिनों जैसी एक संपूर्ण पत्रिका के संपादक हैं। दिल्ली और भोपाल में इनका बसेरा है। सुधीर सक्सेना जी से जब हमने टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि इन दिनों वे अपने घर की कैद में हैं और पुरानी डायरी और पुरानी कविताओं में सुधार कर रहे हैं। मित्रों से फ़ोन पर बातचीत करने का लुत्फ उठा रहे हैं। चाय के शौकीन हैं, सो चाय की संख्याओं में खासा इजाफा हो गया है। घर में बंद रहने की आदत कभी रही नहीं। यायावरी में सारी जिंदगी कटी, सो मजबूरी में दीवारों से दोस्तियां भी पैदा कर रहे हैं। सक्सेना जी बताते हैं कि प्रेस बंद है, इसलिए दुनिया इन दिनों का अप्रैल अंत नहीं निकला है। आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। जब हमने उनसे पूछा कि इन दिनों वे क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया
कि हमने प्रलय आने की संभावित विधियों के बारे में कई बार सोचा कि संसार में जब प्रलय आएगी तो किस तरह आएगी। एक दिन शायद पर्यावरण संकट से दुनिया में मारामारी मचेगी, ओजोन परत फट जाएगी या समुद्रों में बाढ़ आ जाएगी। पर यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक अदृश्य सा वायरस आएगा, ब्रह्म की तरह सर्वव्यापी हो जाएगा, सारी दुनिया को ठेल कर उनके दड़बों में पहुंचा देगा। तो ये जो औचक घटना घटी है, इसने सक्सेना जी को थोड़ा चकित कर दिया है। वे कह रहे हैं कि अब इसी पर लिखने का मन बना रहा हूँ। धन्यवाद सुधीर भाई, लिखें हमेशा की तरह सबसे जुदा और सबसे उत्तम। और अब हम मिलते हैं श्री विनय दुबे से। विनय दुबे जी जो हैं मूलतः एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विधायक रहे हैं और फिर वे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य और चेयरमैन जैसे पदों पर भी आसीन हुए। इस तरह काजल की कोठरी में उन्होंने कई साल बिताए और जब वहाँ से निकले तो उनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं था। आजकल भोपाल में रहते हैं। जब हमने उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग पति पत्नी ही दोनों घर पर हैं, बच्चे शायद बाहर होंगे और घर में बंद हैं। हालांकि उनके घर में बंद होने के बाद भी चाबी नहीं खोई हुई है। जो भाभी की चाबी खो गई थी, इनकी नहीं खोई है। जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सबसे पहले नरसिंहपुर ही कंप्लीटली बंद हुआ था। वे नरसिंहपुर जाना चाह रहे थे लेकिन उनको भोपाल में ही रुकना पड़ा। वे बताते हैं कि अब घरेलू कामों में पत्नी का हाथ बटा रहे हैं। इस जिंदगी से महरूम ही रह जाते अगर कोरोना संकट ना आ जाता। घर भी एक दुनिया है, उसका संचालन ब्रह्म नहीं करता, पत्नी करती है और उसका अपना एक आस्वाद होता है। इसे विनय भाई अब महसूस कर रहे हैं। विनय भाई इन दिनों बाहरी चीज़ों से परहेज करते हैं, खालिस बुंदेलखंडी डिशेस का लुत्फ उठा रहे हैं। वो कहते हैं बेसन और छाछ की बहुत सी वैरायटीज़ आजकल उनके घर पे बन रही हैं। लपटा बन रहा है, बरी बन रही है और बड़ा भी बनाए जा रहे हैं और उसको खाया जा रहा है। शहरी स्वाद से लोक स्वाद की ओर वापसी ने संन्यास आश्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। पत्नी के साथ खूब बातें होती हैं आजकल उनकी, घरेलू और रिश्तेदारों के बारे में। घर में ही 1 घंटा वे टहलते हैं, तब टहलते समय ही फोन पर उनके राजनीतिक साथियों से उनकी बातें होती हैं। पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता मित्र हैं और वहाँ के हालचाल उन्हें फ़ोन पर मिलते हैं और इससे वे बहुत संतुष्ट रहते हैं। धन्यवाद विनय भाई। संतोष की वह अंतिम संपदा है जिसे पाने के लिए दौड़ भाग और मारधाड़ नहीं करना पड़ती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब मिलते हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी से। भाई लीलाधर मंडलोई जी प्रतिष्ठित कवि और जाने माने लेखक हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक और भारतीय ज्ञानपीठ जैसी साहित्यिक सरोकारों वाले संस्थान के निदेशक रहे हैं। नया ज्ञानोदय के संपादक के तौर पर पत्रिका को उन्होंने नई नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। तो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, टेलीफोन किया और उन्होंने जो बताया वो अब आपके सामने हम रखते हैं। वे बताते हैं कि इन दिनों वे दिल्ली में हैं और जब कोरोना की अनगूंज भारत पहुंची थी तब वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर थे। बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए वे किसी तरह दिल्ली लौटे।
दिल्ली में 2-1 दिन सब कुछ खुला रहा तो सामान वगैरह खरीदा गया और अभी वो सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं, दूध के बूथ वगैरह खुलते हैं, सुबह अपने डॉगी को घुमाते हैं, मास्क लगा होता है, सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है, घरेलू नौकर और ड्राइवर छुट्टी पर हैं, पत्नी के साथ घरेलू कामों में मदद कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं और उन्होंने हाल ही में विष्णु नागर के द्वारा लिखित रघुवीर सहाय जी की जीवनी पढ़ करके और उससे फुर्सत हुए हैं। रचना समय नाम की पत्रिका के विशेष अंकों को वे फिर से खोज कर पढ़ रहे हैं। मीर गालिब और शीन काफ निज़ाम तथा ताज भोपाली के शेर व शायरी से भी मुब्तला हैं। इन दिनों कविताएं और डायरी भी लिखी जा रही है। सीबीएसई पाठ्यक्रम में लीलाधर मंडलोई जी की एक कहानी शामिल है। उसे उन्होंने तब लिखा था जब वे आकाशवाणी के निदेशक के तौर पर अंडमान निकोबार गए हुए थे। वहाँ की सोमपेन जनजाति के लोगों से एक दुभाषिए की मदद से उन्होंने तातीरो वामीरो कथा लिखी थी। वह एक प्रेम कथा है और अपने बलिदान से उसने 2 समुदायों की नफरतों को मिटाया था। धन्यवाद लीलाधर मंडलोई जी, आप और आपकी रचनाएं ही हमारी दुनिया के लिए एक तरह की जीवेषणा शक्ति पैदा करने का कारक बनी हुई हैं। और अब करेंगे मुलाकात श्री रामेश्वर नीखरा, श्री शकील खान और श्री संजय सहाय जी से, परंतु उसके पहले एक और रेसिपी हम जान लेते हैं और ये रेसिपी है नींबू का पानक बनाने की विधि। इसे भी हमने भाव प्रकाश निघंटू से लिया है। तो चलिए इसकी विधि जान लीजिए। नींबू का रस 1 भाग, चीनी का शरबत 6 भाग लेकर दोनों को मिला दीजिए। फिर उसमें लवंग यानी लौंग का थोड़ा सा चूर्ण भी मिला दीजिए। बस पानक तैयार हो गया। पानक यानी शरबत, पान से बना है, पान यानी पीना, पानक यानी पीने वाली वस्तु। अब इसके गुण जरा जान लीजिए। मामला बहुत साधारण सा दिखता है पर इसमें गुण बहुत हैं। ये अम्ल रस युक्त है, वात नाशक है, अग्नि प्रदीप्त करने वाला है यानी भूख बढ़ाता है, रोचक और सब प्रकार के आहारों को पचाने वाला है। तो इसलिए नींबू का पानक जरूर बनाइए और पीजिए। रेसिपी एक बार और। नींबू का रस 1 भाग, चीनी का शरबत 6 भाग, दोनों को मिला दीजिए और उसमें लवंग का थोड़ा सा चूर्ण मिलाइए और पानक तैयार हो जाएगा। इसके गुण हैं अम्ल रस युक्त है, वातनाशक है, अग्नि प्रदीप करता है, रोचक और सब प्रकार के आहारों को पचाता है। तो चलिए ये रेसिपी थी और अब हम आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं श्री रामेश्वर नीखरा जी से। नीखरा जी देश की बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं। वे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे, फिर 2 बार सांसद चुने गए, स्वर्गीय राजीव गांधी के अंतरंग बने, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और सेवा दल को पृष्ठभूमि से निकालकर मंच पर सामने लाने का ऐतिहासिक काम भी उन्होंने ही किया था। गांधीवाद और गांधीवादी जीवन पर उनका अटूट भरोसा है। संगठन कार्यों के विशेषज्ञ हैं। मृत संगठन में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उनकी ख्याति है। हमने उनसे टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमें बताया कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही वे अपने गांव में फंसे हुए हैं। इससे फायदा यह हुआ है कि लंबी चौड़ी खेती की उम्दा देखभाल हो गई। वे सुबह 7:30 बजे खेतों की ओर निकल जाते हैं। उन्होंने अपने खेत के बीचों बीच एक तालाब बनवा लिया है। उसके तट पर बैठते हैं और वहाँ बैठकर राम सुखदास जी का लिखा साधक संजीवनी, गीता सार, गीता व्याख्या
इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनको वो पढ़ रहे हैं। 1:30 से 2 बजे के बीच में खाना खाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, टीवी पर कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में देखते हैं, कहीं से भी फिल्म शुरू कर लेते हैं और कहीं भी बंद कर देते हैं, यानी कोई सिलसिला नहीं है, बस कुछ देखना है। शाम 4:30 से 7 बजे तक फिर से खेतों की एक बार और सैर हो जाती है। रात को गांव के लोगों की चौपाल उनके आंगन में आ जुटती है। तब गांव की बातें होती हैं, गाय बैलों बकरी की नस्लों पर चर्चा होती है, खेती की कटाई और उसे अंदर रखवाने के इंतजामों पर बातचीत होती है। वे बताते हैं कि गांव का किसान मजदूर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तब अन्न का दाना घर के अंदर आता है। पर इतनी मशक्कत करने वाला फिर भी शहरी लोगों के लिए गंवार ही कहलाता है। जितनी मेहनत खेती में है उतनी और किसी काम में नहीं है, पर उसका ना तो वेतन है और ना पेंशन, ना बीमा, ना आदर। वे कहते हैं कि यहाँ हैं तो पंचायत के फैसले भी वही कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, दोनों पक्ष के लोग उनके पास बैठते हैं, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखते हैं और नीखरा जी न्याय करते हैं। वे बताते हैं कि अभी अभी ऐसा हुआ कि गांव में बिजली के तार लगाए जा रहे थे, तार गिर गए और उसके करंट से एक हरिजन भाई की 4 बकरियां जलकर मर गई। अब दोनों पक्ष आए। एक ने कहा हम तो बिजली सुधार का काम कर रहे थे, हमारा इसमें क्या दोष। दूसरे पक्ष ने कहा हमारी तो 4 बकरियां मर गईं, हमारा घर उजड़ गया, हमारे सारी संपदा लुट गई, अब क्या करें। तब नीखरा जी ने एक रास्ता निकाला, बातचीत करके विधायक निधि से 10,000 रुपया विधायक जी से दिलवाए और दूसरे पक्ष से भी कुछ मुआवजा दिलवाया। अब दोनों ही पक्ष खुश हैं। गांव का यह सुख सबसे बड़ा सुख है। धन्यवाद नीखरा जी हमसे बात करने का। आप गांव का और गांव आपका सुख इसी तरह उठाता रहे, हमारी यही कामना है। और चलिए अब मिलते हैं भोपाल के श्री शकील खान जी से। भाई शकील जी जो हैं वो फिल्म मीडिया के डायरेक्टर और राइटर हैं, भोपाल में रहते हैं। दूरदर्शन भोपाल के लिए उन्होंने 52 एपिसोड वाला एक धारावाहिक चेहरे बनाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। वह एक सस्पेंस थ्रिलर था। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार के आदिवासी विभाग के उपक्रम वन्या के लिए भी उन्होंने 10-12 प्रोजेक्ट किए हैं, नाटक लिखे हैं और अभी मध्य प्रदेश के पातालकोट की शूटिंग करके फुर्सत हुए हैं। शकील भाई घर पर ही रहते हैं और स्क्रिप्ट लिखने और शूट किए गए दृश्यों के एडिटिंग वगैरह के काम में लगे हुए हैं। अकेले हैं, पत्नी दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं, बच्चे बाहर हैं, सो आंतरिक अकेलेपन के साथ अब बाहरी अकेलेपन को भी शकील भाई झेल रहे हैं। शकील भाई ने अपने लिए घर के अंदर वाले काम तलाश लिए हैं और उनमें मशरूफ रहते हैं। धन्यवाद शकील भाई। सेल्फ सेल्यूलाइट पर रची गई आपकी रचनात्मकता का हम सबको इंतज़ार रहेगा। हम आपकी वो पातालकोट पर बनी हुई फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। और अब हम मिलते हैं हंस जैसी पत्रिका के संपादक संजय सहाय जी से। संजय सहाय देशव्यापी कथा पत्रिका हंस के इन दिनों संपादक हैं। फोन पर संजय सहाय जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का समय वो फिल्में देखने में बिता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पैरासाइट नाम की एक फिल्म देखी है। फिल्म निराश करती है उनको क्योंकि उसमें सेंसलेस वायलेंस जो है वो दिखाया गया है। वे कहते हैं कि फिल्म का अंत बस आवागर्द के लिए ही किया गया है। फिल्म शुरू तो होती है कॉमेडी से और हिंसा में चली जाती है। इसका कोई औचित्य भी समझ में नहीं आता। इसके अलावा संजय सहाय जी पुराने पसंदीदा क्लासिक उपन्यासों को भी पढ़ने का
इस समय जो है वो अपने आप को उसमें लगाए हुए हैं। उन्होंने अगाथा क्रिस्टी जो थ्रिलर उपन्यास लिखने के लिए विख्यात अंग्रेजी लेखिका रही हैं, उनका उपन्यास मर्डर इज इजी पढ़ करके हाल ही में ख़त्म किया है। हंस के संपादक साय जी हमसे बताते हैं कि इन दिनों कुछ लिखने का मूड नहीं बन रहा है। जैसी स्थितियां हैं उनमें बेचैनी है। संकट से निपटने में कुछ और प्रयासों की ज़रूरत महसूस होती है। संजय साय जी हंस के बारे में बताते हैं कि मई का अंक बाजार में आ चुका है। सुभाष जी, वीना जी, विभास वर्मा जी, सबका सहयोग ही हंस को आगे बढ़ा रहा है। वे रचना यादव जी के सहयोग को विशेष महत्व देते हैं और कहते हैं कि उनके बिना हंस की कोई कल्पना नहीं हो सकती। इसके अलावा बलवंत कौर बार रब्बी भी पूरे मनोयोग से हंस के प्रकाशन के काम में जुटे हुए हैं। वे बताते हैं कि वेददान सुधीर जी तो एक तरह से हंस के अभिभावक ही हैं। पूर्व में संजीव जी और संगम पांडे जी ने भी हंस को एक स्वरूप देने में योगदान किया है। और सबसे बड़ा प्रेम और सहयोग तो हंस के पाठकों का है। उनके कारण ही हमारी शक्ति और ऊर्जा बनी रहती है। धन्यवाद संजय साय जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत आभार। और चलिए अब हम आ गए हैं इसके आखिरी पायदान पर। सुनते हैं श्री रूपेंद्र पटेल की एक कविता। रूपेंद्र पटेल जो हैं नवोदित कवि हैं और इन दिनों लगातार कविताएं लिखने में जुटे हैं। 2 साल पहले उनका एक कविता संग्रह भी आगे आया हुआ है, कासे किसान। तो उनकी एक कविता अभी मौजूदा हालात को लेकर, मजदूरों को लेकर है, उसे सुनते हैं। ऐसी जिद कि समुंदर भी छोटा सा लगे, ऐसी जिद कि समुंदर भी छोटा सा लगे, पहाड़ को तोड़ना लगे कि छोटा सा पत्थर तोड़ते हों। दिन में रात जैसा सन्नाटा, अजीब सी चुप्पी थी मन में, कई रातें जाग कर काटी, हजारों मील चले हम, भूख भी लगी भरे पेट सी। दिन में रात जैसा सन्नाटा, अजीब सी चुप्पी थी मन में, कई रातें जाग कर काटी, हजारों मील चले हम, भूख भी लगी पर भरे पेट सी। पैरों में पड़े असंख्य छाले, हम उन्हें अपने मन की बातें बता ना सके और उनके पास वक्त ना था पूछने का। उधर बाजार में बिक रहे थे हमारे छाले, मन के भाव तक बेचे जा रहे थे, हमारा पैदल चलना तक रोज रोज बिक रहा था। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उधर बाजार में बिक रहे थे हमारे छाले, मन के भाव तक बेचे जा रहे थे, हमारा पैदल चलना तक रोज रोज बिक रहा था। काश कि वो समझ लेते हमसे हमारे पैदल चलने की हकीकत, देख पाते दिलों में लगे गहरे घाव। कोई लिखे तो कल में थक जाएं, कोई लिखे तो कल में थक जाएं, लग जाए अंबार पंडों का, पर अभी तो जाना है मीलों, अपनी झोपड़ी में ही, अपनी झोपड़ी को ही इंतजार है हमारा। तो यह था कोरोना स्टोरीज का 9वां अंक। कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।